हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज हम करेंगे साइंस पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी दूसरी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट जुलाई 2020 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस, यानी विज्ञान के अंदर रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि आपको ये जानना जरूरी है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है तो आपको मैंने पहली वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। देखिए इसका एक एक लाइन में मीनिंग समझ लेना, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। जब कोई टीचर पढ़ाते हुए कुछ पूछ ले ताकि बच्चे का असेसमेंट हो जाए, ताकि बच्चे का आकलन हो जाए, इसको हम बोलते हैं क्या क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो अब हमेशा आप देखेंगे ये क्यों होता है, यानी ये साइंस में क्यों जरूरी है, हम इस पर बात करेंगे। पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स, यानी ये शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें सहायता करता है, उसे डेवलप करता है। इट इज ऑप्शन बी है आपका, इट इज डायग्नोस्टिक, यानी ये एक निदानात्मक है, यानी एक डायग्नोस्टिक है। नंबर आपका सी है इसमें, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, यानी ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, साइंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। या फिर डी ऑप्शन है, इट इज इजी टू कंडक्ट, यानी ये आसान है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए हमेशा देखिए हार्ड हो या इजी हो, ये वाले स्टेप नहीं लिए जाते कभी भी पैडागोजी को मद्देनजर रखते हुए। तो ऑप्शन डी तो अपने आप में ही कट जाएगा। अगर हम बात करें कि भी इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ये भी बात सही है कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो इसीलिए होता है कि वहां किसी ना किसी तरीके से हम साइंटिफिक टेम्पर को समझ पाए, उसका डेवलपमेंट हो जाए बच्चे के अंदर, यानी बच्चा बेसिकली साइंस को समझने लगे। इसका ऑप्शन सी भी बहुत अच्छा सा है, अच्छा समझ में आ रहा है और बहुत ही मिला जुला है, यानी ये आंसर हो सकता है कि इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, यानी ये विज्ञान की समझ को बढ़ने में हेल्प करता है। और ऑप्शन बी है, इट इज डायग्नोस्टिक, यानी एक डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है जब आप डायग्नोस्टिक लैब जाते हैं तो वहां पर अपने खून की जांच कराते हैं, और खून की जांच अगर आप इसलिए कराते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी बीमारी क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप हम हो सकता है आप ए और सी में कंफ्यूज हो, लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या है, वो इसका आंसर है बी। इसका आंसर बी किस लिए होगा, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक कैसे है, जब टीचर पढ़ाता है क्लास के अंदर और क्लास के अंदर पढ़ाते पढ़ाते कुछ पूछ लेता है, तो बेसिकली वो जानना चाह रहा है कि बच्चे के अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी जो टीचर उसे पढ़ा रहा है उसे समझ में तो आ रहा है, यानी वो टीचर जो है यहाँ पे डायग्नोस करना चाहता है, यानी किसी बीमारी को जानना चाहता है, जांच रहा है, परख रहा है कि बच्चे की समझ कैसी है। देखिए ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, यानी इंपॉर्टेंट पूछा है कि इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्नोस्टिक है। यानी हमेशा इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी को जानने के लिए होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी दे रखी है उन्होंने। अ क्लास ऑफ सेवेंथ टीचर, a class of seventh teacher wraps a thin paper stripped tightly around an iron and rod, so tries to burn the paper with candle while rotation the iron rod continuously. Does it burn? Which process skill or skills students may be developed through this activity? Basically क्या हो रहा है कि टीचर है और टीचर क्या कर रहा है, एक लोहे की रोड ले रहा है और लोहे की रोड पे एक पतला पेपर चढ़ा रहा है और फिर उसे मोमबत्ती से जला रहा है और उसे ऐसे घुमा रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं कि ये बर्न होगा, तो आपको तो पता ही है ये बर्न तो यानी आपका जो वो है कागज बर्न नहीं होगा। ये इसी तरीके से जैसा आपने पॉलीथीन के अंदर पानी भर दिया और नीचे से कैंडल जला दी, तो आप देखेंगे पॉलीथीन जो है हालांकि कितनी जल्दी आग को पकड़ लेती है, लेकिन पानी होने की वजह से वो पॉलीथीन जलती नहीं है। ये भी आपने करके देखो, चाहे तो करके देख लेना, पता लग जाएगा आपको। तो बच्चा यहाँ पर कौन सी
कौन से स्किल्स को डेवलप कर रहा है। ये ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं ऑब्जर्वेशन, हिपोथेसिस एंड क्लासिफिकेशन, या फिर सिर्फ क्लासिफिकेशन, या फिर ऑब्जर्वेशन, हिपोथेसिस एंड क्वेश्चनिंग, या फिर डी है आपका ओनली ऑब्जर्वेशन। देखिए सिंपल एलिमिनेट करो ऑप्शन को हटाना सीखो। कैसे? ओनली क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी है उसके अंदर, यानी जब आप बच्चे के सामने ये एक्टिविटी करोगे तो जाहिर सी बात है ऑब्जर्व तो करेगा, तो जहां पर ऑप्शन ऑब्जर्व है वो तो होगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के अंदर ऑब्जर्वेशन है, तो हम इसे ही लेके चलेंगे। तो चलिए अब है बात ऑब्जर्वेशन, हिपोथेसिस एंड क्लासिफिकेशन, फिर है सी ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, हिपोथेसिस एंड क्वेश्चनिंग। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि यहां बच्चा क्वेश्चनिंग नहीं करता है, बल्कि वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा पहले, फिर हिपोथेसिस बनाएगा। हिपोथेसिस क्या मतलब होता है? परिकल्पना करना। परिकल्पना यानी ये इस वजह से हो रहा होगा, और जब वो ये वजह जान लेगा तो फिर उन चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको अगर बताऊं तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या? 1, यानी ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर हिपोथेसिस यानी समझेगा कि ये इस वजह से हो सकता है, यानी इसकी वजह ये हो सकती है, फिर उन वजहों को क्लासिफाई यानी वर्गीकरण कर देगा, ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, लोहा था इसलिए लोहे के क्लासिफाई करेगा, और या फिर वो फिर पेपर है, पेपर की कुछ क्वालिटीज को या प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजी इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए कह रहा है कि कौन सी स्ट्रेटेजी, जो असेसमेंट की स्ट्रेटेजी होती है यानी आकलन की रणनीति जो होती है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में के लिए सूटेबल नहीं है। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है हमारा? जब हम क्लास के दौरान कोई चीज सिखाते हैं। फिर इसमें ऑप्शन है कौन सा? जर्नल राइटिंग, यानी जर्नल राइटिंग लिखवाना, फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र पर भ्रमण करने के लिए जाना, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट यानी जो आपका शतांत्र उपलब्धि परीक्षण, यानी जैसे हम समेटिव टेस्ट होता है ना, जैसे फॉर्मेटिव होता है ऐसे समेटिव टेस्ट होता है, यानी वर्ष के अंत में या कोर्स खत्म होने के बाद जो एक टेस्ट होता है बहुत बड़ा, उसे हम कहते हैं टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। फिर है आपका चौथा कंसेप्ट मैपिंग, यानी कंसेप्ट को मैपिंग करना। अब मैं अगर आपको बात बताऊं, क्लास के दौरान ये तीनों हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं क्लास के दौरान? देखिए क्लास के दौरान जर्नल राइटिंग भी हो सकता है, क्लास के दौरान फील्ड ट्रिप भी ले जा सकते हैं, और क्लास के दौरान आपकी कंसेप्ट मैपिंग। देखिए फील्ड ट्रिप भी हो सकता है क्लास में। क्लास का मतलब ये नहीं होता 4 दीवारों की क्लास है, अगर टीचर बच्चे को ट्रिप पर ले गया है तो वो भी क्लास ही चल रही है, इस क्लास को मतलब समझ लेना। अब देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप अपने घर पर बैठ के मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये भी क्लास ही चल रही है, हालांकि 4 दीवारों में ये नैरो नहीं है। तो इसलिए क्लास का मतलब सिर्फ 4 दीवार नहीं होता, बल्कि क्लास का मतलब टीचर और स्टूडेंट के कम्युनिकेशन को बोलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो मैं ऑप्शन सी पे मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन सी जो है, मैं आपको अगर बताऊं, ऑप्शन सी जो है वो समेटिव असेसमेंट है, ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में तभी के तभी आकलन होता है, और जबकि ऑप्शन सी है इसमें कि वर्ष के अंत में या फिर कोर्स पूरा होने के बाद जो टेस्ट होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए मैं कहूंगा कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्वालिटी यही होती है कि क्लास के दौरान ही उसका आकलन होता है, और ये जो ऑप्शन सी है इसमें कोर्स पूरा होने के बाद आकलन होता है। तो ये समेटिव और फॉर्मेटिव का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द क्राइटेरियन ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोसेस वैलिडिटी क्या है, यानी विज्ञान में पाठ्यक्रम की प्रतिक्रियात्मक वैधता। यहां से क्वेश्चंस आते हैं। प्रोसेस वैलिडिटी क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रोसेस वैलिडिटी वो चीज है जहां पर लर्नर को इंकरेज किया जाता है, यानी उसको बढ़ावा दिया जाता है कि वो क्या करे, साइंटिफिक नॉलेज को जाने, साइंटिफिक नॉलेज को जाने, यानी उन प्रोसेस में इंगेज रहे। प्रोसेस वैलिडिटी होती है यानी बच्चा यानी पढ़ने वाला यानी लर्नर उस प्रोसेस में अपने आप को बिजी रखे, इंगेज रखे, जो जिससे क्या मिलता हो, जिससे जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी जिससे साइंटिफिक नॉलेज जनरेट होती हो, पैदा होती हो। यानी हिंदी में अगर देखो ऑप्शन, मैं आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, ऑप्शन डी है इसका आंसर। उसमें क्या है, द लर्नर शुड बी इंगेज्ड इन प्रोसेसेस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी लर्नर्स इंगेज होना चाहिए ऐसे प्रोसेस के अंदर जो कि साइंटिफिक नॉलेज को जनरेट करे, यानी साइंटिफिक नॉलेज के
को पैदा करे। शिक्षार्थी को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाता हो। इसे ही प्रोसेस वैलिडिटी बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, वो प्रोसेस जो विज्ञान की सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाए, वो प्रोसेस आपका प्रोसेस वैलिडिटी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस, यानी साइंस को लर्न करने का सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्स, यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एम में से कौन सा एक इंपॉर्टेंट एम्स है। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट्स, बिल्कुल नहीं। टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कॉपरेशन अमंग लर्नर्स, आगे देखते हैं और क्वेश्चन। टू हेल्प द, ये आपका है टू हेल्प द फेलो कलीग्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, यानी कलीग्स की मदद करना साइंस के अंदर। टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, यानी साइंस की नॉलेज लेना। देखिए मैं आपको बता देता हूं, साइंस विद मोरालिटी इज नॉट अ साइंस, यानी अगर आपको साइंस सीख रहे हो तो साइंस आप वही सीखोगे, कौन सी सीखोगे, जिसमें मोरालिटी होगी, यानी जिसके अंदर ऑनेस्टी होगी, इंटेग्रिटी होगी, कॉपरेशन की भावना होगी, यानी ईमानदारी, अखंडता और सहयोग, यानी ये वैल्यूज आपके लिए होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे। तो हम इस बात को हमेशा समझेंगे, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है और वो साइंटिस्ट तो बन गया है लेकिन वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ चीजें कर रहा है, यानी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चीजें बना रहा है, तो क्या आप उसे साइंस कहेंगे? नहीं। साइंस का एम ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना फिर उससे बहुत सारी नेगेटिव चीजें करना, यानी ऑनेस्टी भी होनी चाहिए और लोगों का भला करने के लिए ही साइंस को सीखना चाहिए। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो इसका मेन एम होगा, क्या होगा, ये कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपकी कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है, ईमानदारी और अखंडता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई साइंटिस्ट के अंदर मोरालिटी नहीं है ना, वो दुनिया बर्बाद कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना, बच्चे को साइंस के साथ साथ मोरालिटी भी सिखानी होगी, ये ध्यान रखेंगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी साइंटिफिक एटीट्यूड की क्या क्वालिटी नहीं है, देखेंगे। क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, ये तो क्वालिटी है साइंस की, यानी अधिक सीखने की उत्सुकता तो है साइंटिफिक का एटीट्यूड। ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच प्रॉब्लम, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, बिल्कुल है, यानी किसी प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्टिवली फाइंड करना, उसकी अप्रोच बनाना, यही तो साइंस है, बल्कि ये तो मेन पॉइंट है, मेन क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड है। फिर आपका हार्ड वर्क और फिर आपका ओपन माइंडनेस। देखो ओपन माइंडनेस तो है ही, खुला दिमाग तो साइंटिस्ट का होता ही है, लेकिन जो हार्ड वर्क है ये इसका क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रोसेस बना, ये जो मतलब ये ऑप्शन क्यों आया, ये ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि हमने ये एक प्रेजुडिस्ड है हम कि साइंस साइड जो बच्चे लेते हैं वो उन्हें ज्यादा हार्ड वर्क करना होता है। हार्ड वर्क और ये लेस वर्क तो हर जगह होता है, यानी आप चाहे कॉमर्स साइड लो चाहे आर्ट साइड पढ़ो, हार्ड वर्क करोगे तो कामयाबी होगी, नहीं करोगे तो किसी फील्ड में भी कामयाबी नहीं होगी। और ये जरूरी नहीं है कि भाई साइंस में हार्ड वर्क है, भाई अगर आपको साइंस समझ में आती है, आप उस यू स्टार्ट प्लेइंग विद दिस एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग द साइंस, देन हार्ड इट इज नॉट अ हार्ड वर्क बट इट इज अ प्ले वर्क, यानी आपको बन जाता है आपके लिए बहुत आसान, बच्चों का खेल, यानी खेल की तरह आपको काम लगने लगता है। तो हार्ड वर्क नहीं है साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एज ए टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग, यानी टीचर होने के नाते आपको साइंटिफिक अप्रोच सबसे पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी अप्रोच आपकी क्या होगी। शो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कंसेप्ट्स, यानी टेक्नोलॉजी दिखाना, जो टीचिंग कंसेप्ट्स की आप जिस कंसेप्ट से पढ़ाते हो उनको दिखाना। गिव प्रोजेक्ट्स टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दे देना। आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कंसेप्ट्स, यानी बच्चों को कहना जो कंसेप्ट सिखाई गई हैं उनके ऊपर एक्टिविटीज करो। क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कंसेप्ट्स इन द क्लास, यानी टीचर सारी कंसेप्ट को क्लियर करे। अगर मैं आपको बात बताऊं, जो कंसेप्ट सिखाई गई हैं अगर वो उन पर एक्टिविटी कराता है टीचर, तो ये बेस्ट आपकी अप्रोच होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सारे तीन ऑब्जेक्ट जो हैं बिल्कुल बेकार हैं, भाई टेक्नोलॉजी दिखाने कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, बच्चों को प्रोजेक्ट देना कोई अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाएगी, या खुद ही कॉन्सेप्ट को, देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना अच्छी बात है, लेकिन जब तक उस पर एक्टिविटी नहीं होगी तो वो तो बेकार है बिल्कुल। तो एक्टिविटी कराना जरूरी है, क्योंकि साइंस के अंदर और मैथ्स के अंदर ये एक्टिविटी होना तो बहुत जरूरी है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वाई आर साइंस फेयर्स
ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स, यानी स्कूल के अंदर जो वैज्ञानिक मेले लगते हैं वो क्यों लगते हैं, हम इस पर बात करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका इसका, टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि मार्क्स बढ़ाने के लिए, ग्रेड्स बढ़ाने के लिए, तो कभी उसे चुनना मत, ये नेगेटिव है। फिर ऑप्शन बी है टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना, यानी और एक्सपेरिमेंटेशन को नर्चर करना, उसे बढ़ावा देना, यानी शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। या फिर टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ देयर परफॉर्मेंस, यानी उनके परफॉर्मेंस प्रदर्शन के आधार पर उन्हें इवेल्युएट करना। या टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, यानी बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करना। तो सीधी सी बात है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो मेले लगते हैं ताकि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो नर्चर हो, जो बच्चा देखे चीजों को, एक्सपेरिमेंटेशन करे और क्रिएटिविटी बढ़े, ताकि उसे और प्रयोग करने का अवसर मिले, क्रिएटिविटी अपनी दिखाने का अवसर मिले। जब वो बहुत सारी चीजों को मेले के अंदर देखता है तो उसके अंदर एक उत्सुकता बढ़ती है कि हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हम इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है, बेसिकली क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहैंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, यानी क्या इनमें से क्या क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड क्वेश्चंस इन टेक्स्ट बुक, यानी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वो पूछने से, बिल्कुल नहीं। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक के एंड में यानी आपके टेक्स्ट बुक के एंड में होता है ना वो एक्सरसाइज होती है, उसे करने से क्रिटिकल थिंकिंग होगी, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बेकार बात है। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग द इन लार्ज ग्रुप, यानी बच्चों से कहना है अपना ग्रुप बनाओ एक और डिस्कशन कीजिए। फिर आपका डी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय टीचर, यानी टीचर द्वारा एक्सपेरिमेंट दिखाने से क्रिटिकल थिंकिंग होगी। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक चिंतन जो होगा हमेशा डिस्कशन से होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं डिस्कशंस की होंगी, जीडी क्लासेस की होंगी, तो वहां देखते हो आप क्रिटिकल थिंकिंग आराम से बहुत जल्दी से बाहर निकल कर आती है। और बच्चे है ना एक दूसरे को अपोज करते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है। तो जब बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं या टीचर भी उनके साथ मिल जाता है डिस्कशन करने के लिए, तो फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है। यानी आप कभी भी देखेंगे डिस्कशन से ही क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा और ओपन माइंडनेस को बढ़ावा मिलता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे और ऑप्शन इसका सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, यानी ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी वैलिडिटी है जो सेटिस्फाई करती है किसे, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को। देखिए अभी इसकी बात हो चुकी है, प्रोसेस वैलिडिटी की बात हुई है। प्रोसेस वैलिडिटी के बारे में अभी मैंने क्या बताया कि प्रोसेस वैलिडिटी वो होती है जिसमें बच्चा इंगेज होता है उन प्रोसेस के अंदर जिससे क्या हो, नॉलेज बढ़े, साइंटिफिक नॉलेज बढ़े। अब साइंटिफिक नॉलेज किससे बढ़ती है, हमें अच्छे से पता है, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट करने से। भाई जब एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट होंगे तभी तो साइंटिफिक नॉलेज बढ़ेगी, तभी तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो ये कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस है जो एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई करता है। तो सीधी सी बात है वो प्रोसेस वैलिडिटी ही है, वो प्रोसेस वैलिडिटी है जो बताता है कि आपको साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। और साइंटिफिक नॉलेज किससे बढ़ती है, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से। तो इसका सीधा आंसर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपने ग्रुप्स बना रखे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, जहां कहीं पे भी हो वहां उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है हमें। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल भी होगी। थैंक यू सो मच।